हेलो और गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपकी डेली करंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत है। यहाँ हम आज के सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। भारतीय नौसेना ने 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में इंस महेंद्रगिरी F-38 को उसी महीने 2 अन्य नए नौसैनिक जहाजों के साथ कमीशन किया। इस शामिल होने की गति में क्या अनूठा है और महेंद्रगिरी किस बेड़े में शामिल होगा? सही उत्तर है हाल के नौसैनिक इतिहास में सबसे तेज शामिल होने की गति और महेंद्रगिरी ईस्टर्न फ्लीट में शामिल हुआ। याद रखें, यह छठा प्रोजेक्ट 17 नीलगिरी श्रेणी का फ्रिगेट है और इस नाम को धारण करने वाला पहला भारतीय जहाज है। यह इसलिए खबर है क्योंकि नौसेना ने एक ही महीने में 3 श्रेणियों के 4 स्वदेशी प्लेटफॉर्म शामिल किए: नीलगिरी श्रेणी फ्रिगेट, सांध्यक श्रेणी सर्वेक्षण जहाज और अर्नाला श्रेणी SW जहाज। अवधारणा: महेंद्रगिरी छठा प्रोजेक्ट 17 जहाज है जिसे MDL ने बनाया और यह विशाखापत्तनम स्थित ईस्टर्न फ्लीट में शामिल हुआ। यह क्यों मायने रखता है? ये तीनों श्रेणियां मिलकर युद्ध, जलमार्ग सर्वेक्षण और तटीय पनडुब्बी विरोधी युद्ध को कवर करने वाला एक स्तरित समुद्री रक्षा ढांचा बनाती हैं, जो सभी 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ आत्मनिर्भर भारत को दर्शाती हैं। आम भ्रांति: सांध्यक श्रेणी सर्वेक्षण जहाज को अर्नाला श्रेणी पनडुब्बी विरोधी युद्ध जहाज से न मिलाएं, वे बहुत अलग भूमिकाएं निभाते हैं। जल्दी रिवीजन: इंस महेंद्रगिरी 6वां P-17 11 जुलाई 2026 को कमीशन ईस्टर्न फ्लीट सबसे तेज 4 प्लेटफॉर्म 3 श्रेणी शामिल होने वाले महीने का हिस्सा। याद रखने वाला एक मील का पत्थर: नीलगिरी श्रेणी कार्यक्रम वारशिप डिजाइन ब्यूरो का डिजाइन और वितरित किया गया एक सावां जहाज है, जो भारत की स्वदेशी नौसैनिक डिजाइन क्षमता के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रश्न देखिए। 12 जुलाई 2026 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने घोषणा की कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को अब कर्तव्य भवन परिसर कहा जाना चाहिए। इसी उपनिवेश मुक्ति प्रयास के तहत 2022 में राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया था? सही उत्तर है कर्तव्य पथ, जिसका नाम 2022 में बदला गया। याद रखें, इसी क्षेत्र में कैबिनेट सचिवालय परिसर का नाम अलग से सेवा तीर्थ रखा गया है। यह इसलिए खबर है क्योंकि मंत्री मनोहर लाल ने 12 जुलाई 2026 को CPWD के 172वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में यह घोषणा की और सभी दस्तावेजों में नए नाम के उपयोग का आग्रह किया। अवधारणा: यह उसी तर्क का अनुसरण करता है जब 2022 में राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया था, एक औपनिवेशिक युग के नाम को नागरिकों के कर्तव्य पर जोर देने वाले नाम से बदलते हुए। परीक्षा कोण: पूरा नामकरण क्रम याद रखें। पूरा परिसर, जिसमें कर्तव्य भवन, कर्तव्य मार्ग और कैबिनेट सचिवालय परिसर, सेवा तीर्थ शामिल हैं। अब कर्तव्य भवन क्षेत्र नाम के छत्र में आता है। आम भ्रांति: कर्तव्य पथ, सड़क को कर्तव्य भवन, कार्यालय भवन से न मिलाएं, ये संबंधित हैं, लेकिन उसी उपनिवेश मुक्ति अभियान के अलग अलग नामकरण हैं। जल्दी रिवीजन: सेंट्रल विस्टा कर्तव्य भवन परिसर 2022 के राजपथ कर्तव्य पथ नामकरण का अनुसरण PMO परिसर को सेवा तीर्थ कहा जाता है। याद रखने लायक आंकड़े: कुल 10 कॉमन सेंट्रल सचिवालय भवनों की योजना है और 3 कर्तव्य भवन 1, 2 और 3 पहले ही पूरे हो चुके हैं और चालू हैं। अगला प्रश्न देखिए।
तीसरा नमस्ते दिवस 14 जुलाई 2026 को रवींद्र सदन, कोलकाता में मनाया गया। नमस्ते योजना को किन दो मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से शुरू किया और इसका केंद्रीय उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, जिसका उद्देश्य खतरनाक हाथ से सफाई को समाप्त करना है। याद रखें, यह योजना 2022 से 23 में शुरू हुई थी और यह इसकी केवल तीसरी वर्षगांठ का आयोजन है। यह इसलिए खबर है क्योंकि 3 नमस्ते दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 14 जुलाई 2026 को रवींद्र सदन, कोलकाता में दिव्य कला मेले के साथ आयोजित हुआ। अवधारणा: नमस्ते का अर्थ है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसे मोएसजेई और मोहुया 2022 से 23 से संयुक्त रूप से चला रहे हैं। परीक्षा कोण: याद रखें, समन्वयक निकाय है NSKFDC, यानी नेशनल सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, और लक्ष्य है 100% सुरक्षा उपकरणों के साथ स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु। आम भ्रांति: नमस्ते मशीनीकृत स्वच्छता, खतरनाक सफाई को स्वच्छ भारत मिशन, व्यापक स्वच्छता अभियान से न मिलाएं, ये ओवरलैप करते हैं, लेकिन नमस्ते विशेष रूप से कर्मी सुरक्षा को लक्षित करता है। जल्दी रिवीजन: नमस्ते दिवस 14 जुलाई 2026 में तीसरा संस्करण मोएसजेई प्लस मोहुया NSKFDC समन्वयक खतरनाक हाथ से सफाई को समाप्त करता है। याद रखने लायक एक आंकड़ा: भारत में वर्तमान में अनुमानित 58,098 सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मी कार्यरत हैं, वह आबादी जिसे नमस्ते सुरक्षा देने के लिए बना है। अगला प्रश्न देखिए। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर अमेरिका, यूके और 12 अन्य देशों ने चीन के दक्षिण चीन सागर दावों को अस्वीकार करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। मूल 2016 का फैसला किस मामले में दिया गया था और इसने चीन के दावों को किस संधि के साथ असंगत पाया? सही उत्तर है फिलीपींस बनाम चीन, और फैसले ने चीन के दावों को अंक्लोज के साथ असंगत पाया। याद रखें, चीन ने 12 जुलाई 2016 को इस फैसले के आने के बाद से लगातार इसे अस्वीकार किया है। यह इसलिए खबर है क्योंकि फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर जुलाई के 12 से 13, 2026 को अमेरिका और यूके सहित 14 देशों ने इसे दोहराते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। अवधारणा: फिलीपींस ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में चीन के खिलाफ मूल मामला दायर किया था, जिसने 12 जुलाई 2016 को अपना फैसला सुनाया। परीक्षा कोण: फैसले ने चीन के व्यापक दावों को अंक्लोज यानी संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के साथ असंगत पाया। आम भ्रांति: स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, जिसने इस मामले को संभाला, को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से न मिलाएं, ये अलग अलग निकाय हैं, दोनों हेग में स्थित है। जल्दी रिवीजन: PCA फैसला 12 जुलाई 2016 फिलीपींस बनाम चीन अंक्लोज का उल्लंघन 10वीं वर्षगांठ पर 14 देशों का बयान जुलाई 2026। GS पेपर 2 या 3 के लिए याद रखने वाला एक आंकड़ा: दक्षिण चीन सागर विश्व के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों में से एक है, जिससे सालाना $3 ट्रिलियन से अधिक का व्यापार गुजरता है। यही कारण है कि ये अतिव्यापी दावे वैश्विक स्तर पर मायने रखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। ऐशे 2023 से 24 रिपोर्ट में भारत का उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात गेर बढ़कर 30.0 हो गया। गेर क्या मापता है और भारत की उच्च शिक्षा गणना के लिए यह किस आयु वर्ग को कवर करता है? सही उत्तर है उच्च शिक्षा में नामांकित 18 से 23 आयु वर्ग का अनुपात। याद रखें,
31.2 पर महिला गेर अब लगातार 7 वर्षों से पुरुष गेर से ऊपर बना हुआ है। यह इसलिए खबर है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने ऐशे 2022 से 23 और 2023 से 24 दोनों रिपोर्ट एक साथ जारी की, जो भारत का सबसे व्यापक उच्च शिक्षा डेटाबेस है। अवधारणा गेर मापता है कि 18 से 23 आयु वर्ग का कितना हिस्सा उच्च शिक्षा में नामांकित है, और यह 2014 से 15 के 23.7 से बढ़कर 2023 से 24 में 30.0 हो गया। परीक्षा कोण संकेतक को आंकड़े से मिलाने वाले सवालों के लिए तैयार रहें। कुल नामांकन रिकॉर्ड 4.50 करोड़ तक पहुंचा और लैंगिक समानता सूचकांक 1.08 पर रहा। आम भ्रांति गेर आयु वर्ग नामांकन अनुपात को जीपीआई लैंगिक समानता सूचकांक महिला से पुरुष गेर का अनुपात से न मिलाएं, ये पूरी तरह अलग चीजें मापते हैं। जल्दी रिवीजन ऐशे 2023 से 24 गेर 30.0, 18 से 23 आयु वर्ग नामांकन 4.50 करोड़, जीपीआई 1.08, 7 वर्षों से महिला अनुकूल। एक उल्लेखनीय आंकड़ा 2023 से 24 में स्टेम नामांकन पहली बार 1 करोड़ को पार कर गया और महिलाएं अब स्टेम छात्रों का 44% हैं, जो एक दशक पहले के 38.4% से काफी अधिक है। अगला प्रश्न देखिए। यूएन वैश्विक एआई शासन संवाद ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस का पहला सत्र जुलाई के 6 से 7, 2026 को जिनेवा में आयोजित हुआ। यह संवाद किस यूएन संकल्प के तहत स्थापित किया गया और इसके साथ काम करने वाला ईस्पा क्या है? सही उत्तर है उंग संकल्प 79/325 और ईस्पा एक स्वतंत्र वैज्ञानिक सलाहकार पैनल है जो अवधारणात्मक रूप से जलवायु के लिए आईपीसीसी के समान है। याद रखें, यह वैज्ञानिक आकलन जारी करता है, बाध्यकारी सिफारिशें नहीं। यह इसलिए खबर है क्योंकि इस बहुहितधारक मंच का पहला सत्र जुलाई के 6 से 7, 2026 को जिनेवा में आयोजित हुआ, जिसमें एआई शासन पर पहली बार राज्यों, उद्योग और नागरिक समाज को एक साथ लाया गया। अवधारणा इसे उंग संकल्प 79/325 के तहत औपचारिक रूप से स्थापित किया गया, जो 2024 में यूएन फ्यूचर समिट में अपनाए गए वैश्विक डिजिटल समझौते के बाद आया। परीक्षा कोण यहाँ एक पसंदीदा जाल यह मान लेना है कि ईस्पा के पास प्रवर्तन शक्ति है। ऐसा नहीं है। ईस्पा विशुद्ध रूप से एक स्वतंत्र वैज्ञानिक सलाहकार पैनल है जो अवधारणात्मक रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए आईपीसीसी के समान है, जो वार्षिक आकलन देता है, बाध्यकारी नियम नहीं। आम भ्रांति इस यूएन मंच सलाहकार सहमति आधारित को ईयू एआई एक्ट एक बाध्यकारी क्षेत्रीय कानून से न मिलाएं। प्रकृति और प्रवर्तनीयता में ये बहुत अलग हैं। जल्दी रिवीजन यूएन वैश्विक एआई शासन संवाद उंग संकल्प 79/325 जिनेवा जुलाई 2026 ईस्पा सलाहकार वैज्ञानिक पैनल शैली। याद रखने वाला कौन कौन? भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया, जिन्होंने मानव निगरानी और विकासशील देशों के लिए समान पहुंच पर जोर दिया। अगला प्रश्न देखिए। मेटवाई ने भारत के बीएफएसआई क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 से 26 का दूसरा संस्करण जारी किया। कौन सी एजेंसी, जो भारत की साइबर घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, आम तौर पर ऐसी रिपोर्ट की सहलेखक होती है? सही उत्तर है सर्टेन। साइबर सुरक्षा घटनाओं का जवाब देने के लिए भारत की राष्ट्रीय नोडल एजेंसी। याद रखें, रिपोर्ट में सीसायाटफीन का भी उल्लेख है, जो एक क्षेत्र विशिष्ट वित्त सर्ट है
और सीसा, एक भुगतान सुरक्षा विशेषज्ञ। यह इसलिए खबर है क्योंकि मेटवाई ने डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 से 26 का दूसरा संस्करण जारी किया, जो भारत के बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र के सामने संचालित साइबर जोखिमों पर केंद्रित है। अवधारणा: रिपोर्ट सर्टेन, क्षेत्र विशिष्ट सीसायाटफीन और भुगतान सुरक्षा विशेषज्ञ सीसा पर आधारित है, जो एक स्तरित साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाता है। परीक्षा कोण: रिपोर्ट का मुख्य विषय है एआई असममितता, यानी हमलावर बचावकर्ताओं की प्रतिक्रिया से तेजी से एआई अपना रहे हैं, एक ऐसा वाक्यांश जिसे शब्दशः याद रखना चाहिए। आम भ्रांति: सर्टेन, सामान्य राष्ट्रीय साइबर एजेंसी को सीसायाटफीन, वित्त क्षेत्र विशिष्ट कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम से न मिलाएं, बाद वाली एक विशेष उपसमूह है। जल्दी रिवीजन: मेटवाई डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 से 26 दूसरा संस्करण बीएफएसआई क्षेत्र सर्टेन प्लस सीसायाटफीन प्लस सीसा एआई असममितता मुख्य जोखिम विषय है। याद रखने लायक एक स्थैतिक तथ्य: सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है और वास्तव में इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, आज के संचालित खतरों से बहुत पहले। अगला प्रश्न देखिए। असम ने 12 जुलाई 2026 को नलबाड़ी में एक राज्यव्यापी मादक पदार्थ निपटान अभियान शुरू किया, जिसमें जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। भारत में मादक पदार्थ नियंत्रण को मुख्य रूप से कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है और कौन सी केंद्रीय एजेंसी मादक पदार्थ प्रवर्तन पर राज्य पुलिस के साथ समन्वय करती है? सही उत्तर है एनडीपीएस अधिनियम 1985 और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रवर्तन का समन्वय करता है। याद रखें, असम का स्थान इसे दक्षिण पूर्व एशिया के गोल्डन ट्रायंगल से एक पारगमन क्षेत्र बनाता है। यह इसलिए खबर है क्योंकि असम ने 12 जुलाई 2026 को नलबाड़ी जिले के 14वें असम पुलिस बटालियन मैदान में एक राज्यव्यापी मादक पदार्थ निपटान अभियान शुरू किया, जिसमें जब्त मादक पदार्थ नष्ट किए गए। अवधारणा: भारत में मादक पदार्थ नियंत्रण मुख्य रूप से मादक द्रव्य एवं मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 द्वारा नियंत्रित होता है। परीक्षा कोण: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रवर्तन पर राज्य पुलिस के साथ समन्वय करता है और गोल्डन ट्रायंगल पारगमन क्षेत्र के रूप में असम का भूगोल ऐसे अभियानों को विशेष रूप से महत्वपूर्ण बनाता है। आम भ्रांति: एनडीपीएस अधिनियम, पदार्थ विशिष्ट मादक कानून को यूएपीए, एक व्यापक आतंकवादरोधी कानून से न मिलाएं। हालांकि मादक तस्करी कभी-कभी दोनों के तहत आतंक वित्त पोषण मामलों से ओवरलैप करती है। जल्दी रिवीजन: असम मादक पदार्थ निपटान नलबाड़ी 12 जुलाई 2026 एनडीपीएस अधिनियम 1985 एनसीबी समन्वय गोल्डन ट्रायंगल पारगमन क्षेत्र। भूगोल जुड़ाव: असम की सीमा भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से लगती है। यही कारण है कि यह एक प्रमुख मादक पदार्थ पारगमन गलियारे पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। अपने 3 देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में यूनेस्को विश्व धरोहर प्राम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। यह मंदिर परिसर मुख्य रूप से किस देवत्रयी का सम्मान करता है? सही उत्तर है हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव। याद रखें, प्राम्बानन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है। यह इसलिए खबर है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के दौरान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्राम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। अवधारणा: परिसर के 3 मुख्य मंदिर हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सम्मान करते हैं,
जो प्राचीन दक्षिण पूर्व एशिया में हिंदू सभ्यता के गहरे प्रसार को दर्शाता है। यह परीक्षा के लिए क्यों मायने रखता है? ऐसी यात्राएं भारत की व्यापक सभ्यतागत और सांस्कृतिक कूटनीति में समाहित होती हैं। बिश्केक में हाल ही में उद्घाटित भारत किर्गिस्तान मानस और महाभारत सभ्यतागत अध्ययन केंद्र के साथ आम भ्रांति प्राम्बानन हिंदू मंदिर परिसर को पास के बोरोबुदुर विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर से न मिलाएं। दोनों इंडोनेशिया में यूनेस्को स्थल हैं, लेकिन अलग अलग परंपराओं का सम्मान करते हैं। जल्दी रिवीजन। प्राम्बानन मंदिर इंडोनेशिया यूनेस्को विश्व धरोहर हिंदू त्रिमूर्ति का सम्मान भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का हिस्सा। विचार करने लायक एक बिंदु, इंडोनेशिया आज विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है, फिर भी प्राम्बानन और बोरोबुदुर जैसे स्मारक इसकी गहरी ऐतिहासिक हिंदू बौद्ध सभ्यतागत जड़ों को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक ग्रामीण ब्रॉडबैंड समझौते के तहत जीएफजीएनएल गुजरात में 14,287 ग्राम पंचायतों में भारतनेट को लागू करेगा। भारतनेट को मूल रूप से किस पुराने नाम से और किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर है नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जो 2011 में शुरू हुआ। याद रखें, इसका नाम 2015 में शुरुआत के 4 साल बाद बदलकर भारतनेट रखा गया। यह इसलिए खबर है क्योंकि एक नए समझौते के तहत जीएफजीएनएल गुजरात की 14,287 ग्राम पंचायतों में भारतनेट लागू करेगा, जिससे 5 लाख से अधिक ग्रामीण घरों को फाइबर कनेक्शन मिलेगा। अवधारणा। यह योजना मूल रूप से 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप में शुरू की गई थी, जिसका लक्ष्य अंतिम मील ग्रामीण ब्रॉडबैंड था। परीक्षा कोण। एक क्लासिक तिथि आधारित जाल शुरुआत वर्ष 2011 नॉफ्न के रूप में को नामकरण वर्ष 2015 भारतनेट के रूप में से न मिलाएं। सवाल अक्सर ठीक इसी अंतर को परखते हैं। आम भ्रांति। भारतनेट ग्रामीण ब्रॉडबैंड बुनियादी ढांचा को डिजिटल इंडिया व्यापक छत्र कार्यक्रम, जो 2015 में शुरू हुआ, जिसके तहत अब भारतनेट आता है, से न मिलाएं। जल्दी रिवीजन। नॉफ्न 2011, भारतनेट नाम 2015। जीएफजीएनएल गुजरात की 14,287 जीपीज को जोड़ेगा। राष्ट्रव्यापी लक्ष्य 2.5 लाख जीपीज। याद रखने वाला राष्ट्रव्यापी पैमाना। भारतनेट का अंतिम लक्ष्य पूरे देश की लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखिए। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लखनपुर को पीएम स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब के लिए भारत के पहले शहरों में चुना गया। पीएम स्वनिधि मुख्य रूप से किसका समर्थन करती है और यह किस मंत्रालय के तहत संचालित होती है? सही उत्तर है स्ट्रीट वेंडरों के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत। याद रखें, स्वनिधि का अर्थ है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। यह इसलिए खबर है क्योंकि जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के लखनपुर को समर्पित स्ट्रीट फूड हब के लिए भारत के पहले शहरों में चुना गया, जो डोगरा व्यंजन और पर्यटन को बढ़ावा देगा। अवधारणा। पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडरों को किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करती है, जिससे वे अपने व्यवसाय को औपचारिक रूप देकर आगे बढ़ा सकें। परीक्षा कोण। याद रखें, यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत संचालित होती है, क्योंकि स्ट्रीट वेंडिंग एक शहरी आजीविका मुद्दा है। आम भ्रांति। पीएम स्वनिधि शहरी स्ट्रीट वेंडर ऋण को पीएम विश्वकर्मा योजना से न मिलाएं, जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करती है। दोनों आजीविका योजनाएं हैं, लेकिन अलग अलग समूहों को लक्षित करती हैं। जल्दी रिवीजन।
पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि महुआ लखनपुर जे के पहले स्ट्रीट फूड हब शहरों में शामिल। याद रखने लायक स्थैतिक आधार पीएम स्वनिधि 2020 में शुरू की गई थी। विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 लॉकडाउन से उनकी आजीविका को हुए भारी नुकसान से उबरने में मदद के लिए बनाई गई। अगला प्रश्न देखिए। डाक विभाग और टीआरआई ने भारत के सबसे बड़े ग्रामस्तरीय दूरसंचार नेटवर्क सर्वेक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डेटा संग्रह के लिए ग्रामीण डाक सेवकों का उपयोग किया जाएगा। यह 1 वर्षीय सर्वेक्षण लगभग कितने गांवों को कवर करेगा? सही उत्तर है 5.68 लाख से अधिक गांव। याद रखें, यह सर्वेक्षण विशेष रूप से एयरटेल, जियो, 6 और बीएसएनएल के नेटवर्क प्रदर्शन का आकलन करेगा। यह इसलिए खबर है क्योंकि डाक विभाग और टीआरआई ने भारत के सबसे बड़े ग्रामस्तरीय दूरसंचार नेटवर्क प्रदर्शन सर्वेक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें टीआरआई द्वारा विकसित एंड्रॉयड ऐप का उपयोग होगा। अवधारणा: यह 1 वर्षीय पहल राष्ट्रव्यापी 5.68 लाख से अधिक गांवों में मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन का आकलन करेगी। परीक्षा कोण: चतुर क्रियान्वयन विवरण यह है कि 1.40 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक अपने नियमित डाक दौरों के दौरान क्षेत्रीय डेटा एकत्र करेंगे, जिससे एक अलग सर्वेक्षण कार्यबल की लागत बचेगी। आम भ्रांति: इस टीआरआई नेटवर्क गुणवत्ता सर्वेक्षण को भारतनेट बुनियादी ढांचा रोलआउट से न मिलाएं। एक मौजूदा नेटवर्क प्रदर्शन मापता है, दूसरा नया फाइबर बुनियादी ढांचा बनाता है। जल्दी रिवीजन: टीआरआई समझौता ज्ञापन सबसे बड़ा गांव दूरसंचार सर्वेक्षण 5.68 लाख प्लस गांव 1.40 लाख ग्रामीण डाक सेवक डेटा एकत्र करते हैं। एयरटेल, जियो, 6, बीएसएनएल का आकलन। एक चतुर क्रियान्वयन विवरण: 1.40 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक, जो पहले से ही डाक कार्य के लिए रोजाना गांवों में जाते हैं, टीआरआई द्वारा विकसित एक ऐप का उपयोग करके इस नेटवर्क प्रदर्शन डेटा को एकत्र करने का दोहरा काम करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। यूडीसी प्लस डेटा के अनुसार भारत के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी 2023 से 24 के 46.2% से बढ़कर 2025 से 26 में 63.1% हो गई। यूडीसी प्लस को कौन सा मंत्रालय बनाए रखता है और इसका पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है शिक्षा मंत्रालय, और यूडीसी प्लस का अर्थ है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। याद रखें, यही डेटाबेस उस पीजीआईडी रिपोर्ट में भी योगदान देता है जिसे आपने अलग से पढ़ा होगा। यह इसलिए खबर है क्योंकि सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी तेजी से बढ़कर 2025 से 26 में 63.1% हो गई, जो केवल 2 वर्ष पहले 46.2% थी। अवधारणा: यूडीसी प्लस शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा के लिए आधिकारिक डिजिटल डेटाबेस है, जो नामांकन, शिक्षकों और बुनियादी ढांचे को वास्तविक समय में ट्रैक करता है। परीक्षा कोण: याद रखें, यूडीसी प्लस डेटा सीधे उस पीजीआईडी रिपोर्ट में जाता है जिसे आपने पढ़ा होगा, जो 2 शिक्षा करंट अफेयर्स कहानियों को आपस में जोड़ता है। आम भ्रांति: यूडीसी प्लस एक कच्चा डेटा संग्रह प्रणाली को पीजीआई, एक ग्रेडिंग मूल्यांकन ढांचा जो आंशिक रूप से यूडीसी प्लस डेटा का उपयोग करके बनाया गया है, से न मिलाएं। एक स्रोत है, दूसरा विश्लेषण। जल्दी रिवीजन: स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी 46.2%, 2023 से 24, 63.1%, 2025 से 26, यूडीसी प्लस शिक्षा मंत्रालय पीजीआईडी में भी योगदान।
46.2% से 63.1% तक का यह उछाल केवल 2 वर्षों में लगभग 17% अंक है। भारत में स्कूल डिजिटल बुनियादी ढांचे में दर्ज सबसे तेज सुधारों में से एक। अगला प्रश्न देखिए। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला भुवनेश्वर घोषणा पत्र को अपनाने के साथ भुवनेश्वर में संपन्न हुई। जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को समर्पित कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म इस कार्यशाला में लॉन्च किया गया? सही उत्तर है ट्राइबेक्स, जिसे जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। याद रखें, कार्यशाला ने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित राज्यों के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को भी सम्मानित किया। यह इसलिए खबर है क्योंकि जनजातीय कार्य मंत्रालय और ओडिशा सरकार ने संयुक्त रूप से जुलाई के 7 से 8, 2026 को भुवनेश्वर में यह कार्यशाला आयोजित की, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हुए। अवधारणा: कार्यशाला में ट्राइबेक्स लॉन्च किया गया, जिसमें एक डिजिटल अकादमी मुफ्त प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के साथ और जनजातीय साहित्य व मौखिक परंपराओं का एक विरासत संग्रह शामिल है। परीक्षा कोण: याद रखें, कार्यशाला भुवनेश्वर घोषणा पत्र के साथ संपन्न हुई, जो ट्रिस के लिए एक राष्ट्रीय सुधार रोड मैप है, जिसमें मॉडल TRI फ्रेमवर्क 2030 शामिल है, जो स्पष्ट रूप से विकसित भारत @2047 दृष्टिकोण से जुड़ा है। आम भ्रांति: ट्राइबेक्स एक डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म को भुवनेश्वर घोषणा पत्र, नीति ढांचा रोड मैप से न मिलाएं। ट्राइबेक्स कार्यशाला में लॉन्च किया गया था, जबकि घोषणा पत्र इसका समापन परिणाम था। जल्दी रिवीजन: भुवनेश्वर कार्यशाला जुलाई के 7 से 8, 2026 ट्राइबेक्स लॉन्च भुवनेश्वर घोषणा पत्र के साथ समापन मॉडल TRI फ्रेमवर्क 2030 विकसित भारत @2047। ध्यान देने लायक एक रोचक सहयोग: मंत्रालय ने ट्राइबेक्स के तहत जनजातीय भाषाओं, कलाओं और पारंपरिक ज्ञान पर मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कार्यक्रम संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न देखिए। ICAI ने AI युग में लेखांकन पेशे के भविष्य पर चर्चा के लिए 11 जुलाई 2026 को ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। ICAI किस अधिनियम के तहत कार्य करता है और आकार के हिसाब से यह वैश्विक स्तर पर लेखांकन निकायों में किस स्थान पर है? सही उत्तर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 और ICAI अमेरिका के एकपा के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखांकन निकाय है। याद रखें, ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई थी, जिससे हर साल 1 जुलाई CA दिवस बन जाता है। यह इसलिए खबर है क्योंकि ICAI ने 11 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल ऑर्बिट समिट उद्घाटित किया, जो AI युग में लेखांकन पेशे के भविष्य पर केंद्रित है। अवधारणा: ICAI भारत में CA पेशे को नियंत्रित करने वाला सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949 के तहत हुई। परीक्षा कोण: एक पसंदीदा रैंकिंग आधारित सवाल। याद रखें, ICAI सदस्यता के हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखांकन निकाय है, केवल अमेरिका के एकपा के बाद। आम भ्रांति: ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ICSI कंपनी सचिव या ICMAI कॉस्ट अकाउंटेंट्स से न मिलाएं। तीनों अलग अलग शासी अधिनियमों वाले अलग भारतीय सांविधिक पेशेवर निकाय हैं। जल्दी रिवीजन: ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 11 जुलाई 2026 ICAI CA अधिनियम 1949 के तहत एकपा के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखांकन निकाय।
जोड़कर याद रखने लायक एक तिथि 1 जुलाई 2026 आईसीएआई की 1949 की स्थापना के बाद 77वीं वर्षगांठ थी, जिसे राष्ट्रव्यापी सीए दिवस के रूप में मनाया गया, इस ग्लोबल ऑर्बिट समिट से ठीक 10 दिन पहले। चलिए आज के सारे क्वेश्चंस का पूरा रिकैप करते हैं। सवाल 1। भारतीय नौसेना ने 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में इंस महेंद्रगिरी F-38 को उसी महीने 2 अन्य नए नौसैनिक जहाजों के साथ कमीशन किया। इस शामिल होने की गति में क्या अनूठा है और महेंद्रगिरी किस बेड़े में शामिल होगा? सही उत्तर, हाल के नौसैनिक इतिहास में सबसे तेज शामिल होने की गति, एक ही महीने में 3 श्रेणियों के 4 प्लेटफॉर्म ईस्टर्न फ्लीट में शामिल। सवाल 2। 12 जुलाई 2026 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री ने घोषणा की कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को अब कर्तव्य भवन परिसर कहा जाना चाहिए। इसी उपनिवेश मुक्ति प्रयास के तहत 2022 में राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया था? सही उत्तर, कर्तव्य पथ। सवाल 3। तीसरा नमस्ते दिवस 14 जुलाई 2026 को रवींद्र सदन, कोलकाता में मनाया गया। नमस्ते योजना को किन 2 मंत्रालयों ने संयुक्त रूप से शुरू किया और इसका केंद्रीय उद्देश्य क्या है? सही उत्तर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय सीवर और सेप्टिक टैंकों की खतरनाक हाथ से सफाई को समाप्त करना। सवाल 4। स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर अमेरिका, यूके और 12 अन्य देशों ने चीन के दक्षिण चीन सागर दावों को अस्वीकार करते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। मूल 2016 का फैसला किस मामले में दिया गया था और इसने चीन के दावों को किस संधि के साथ असंगत पाया? सही उत्तर, फिलीपींस बनाम चीन, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि अंक्लोज। सवाल 5। ऐशे 2023 से 24 रिपोर्ट में भारत का उच्च शिक्षा सकल नामांकन अनुपात गेर बढ़कर 30.0 हो गया। गेर क्या मापता है और भारत की उच्च शिक्षा गणना के लिए यह किस आयु वर्ग को कवर करता है? सही उत्तर, एक विशिष्ट आयु वर्ग में उच्च शिक्षा में नामांकित अनुपात 18 से 23 आयु वर्ग। सवाल 6। यूएन वैश्विक एआई शासन संवाद ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस का पहला सत्र जुलाई के 6 से 7 2026 को जिनेवा में आयोजित हुआ। यह संवाद किस यूएन संकल्प के तहत स्थापित किया गया और इसके साथ काम करने वाला ईस्पा क्या है? सही उत्तर, उंग संकल्प 79/325 एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल, जलवायु के लिए आईपीसीसी जैसा एक सलाहकार निकाय। सवाल 7। मेटवाई ने भारत के बीएफएसआई क्षेत्र के लिए डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2025 से 26 का दूसरा संस्करण जारी किया। कौन सी एजेंसी, जो भारत की साइबर घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, आमतौर पर ऐसी रिपोर्ट की सहलेखक होती है? सही उत्तर, सर्टेन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सवाल 8। असम ने 12 जुलाई 2026 को नलबाड़ी में एक राज्यव्यापी मादक पदार्थ निपटान अभियान शुरू किया, जिसमें जब्त किए गए मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। भारत में मादक पदार्थ नियंत्रण को मुख्य रूप से कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है और कौन सी केंद्रीय एजेंसी मादक पदार्थ प्रवर्तन पर राज्य पुलिस के साथ समन्वय करती है? सही उत्तर, एनडीपीएस अधिनियम 1985, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी। सवाल 9। अपने 3 देशों के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में
यूनेस्को विश्व धरोहर प्राम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। यह मंदिर परिसर मुख्य रूप से किस देवत्रयी का सम्मान करता है? सही उत्तर हिंदू त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव। सवाल 10। एक ग्रामीण ब्रॉडबैंड समझौते के तहत GFGNL गुजरात में 14,287 ग्राम पंचायतों में भारतनेट को लागू करेगा। भारतनेट को मूल रूप से किस पुराने नाम से और किस वर्ष शुरू किया गया था? सही उत्तर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नॉफ्न 2011। सवाल 11। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में लखनपुर को PM स्वनिधि स्ट्रीट फूड हब के लिए भारत के पहले शहरों में चुना गया। PM स्वनिधि मुख्य रूप से किसका समर्थन करती है और यह किस मंत्रालय के तहत संचालित होती है? सही उत्तर स्ट्रीट वेंडरों के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। सवाल 12। डाक विभाग और TRAI ने भारत के सबसे बड़े गांवस्तरीय दूरसंचार नेटवर्क सर्वेक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डेटा संग्रह के लिए ग्रामीण डाक सेवकों का उपयोग किया जाएगा। यह 1 वर्षीय सर्वेक्षण लगभग कितने गांवों को कवर करेगा? सही उत्तर 5.68 लाख से अधिक गांव। सवाल 13। UDC प्लस डेटा के अनुसार भारत के सरकारी स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी 2023 से 24 के 46.2% से बढ़कर 2025 से 26 में 63.1% हो गई। UDC प्लस को कौन सा मंत्रालय बनाए रखता है और इसका पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर शिक्षा मंत्रालय, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। सवाल 14। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला भुवनेश्वर घोषणापत्र को अपनाने के साथ भुवनेश्वर में संपन्न हुई। जनजातीय कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान को समर्पित कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म इस कार्यशाला में लॉन्च किया गया? सही उत्तर ट्राइबेक्स। सवाल 15। ICAI ने AI युग में लेखांकन पेशे के भविष्य पर चर्चा के लिए 11 जुलाई 2026 को ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन किया। ICAI किस अधिनियम के तहत कार्य करता है और आकार के हिसाब से यह वैश्विक स्तर पर लेखांकन निकायों में किस स्थान पर है? सही उत्तर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम 1949, एकपा, अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लेखांकन निकाय। तो ये थे आज के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए हर रोज करंट अफेयर्स वीडियोस बनाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप करंट अफेयर्स पर अपडेटेड रहें और अपनी जनरल नॉलेज इंप्रूव कर सकें।